भारतीय सेना में आज शामिल हुए 355 युवा अफसर। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र ने ली परेड की सलामी। मित्र राष्ट्रों के 39 कैडेट्स भी हुए पास आउट। केदारनाथ में 4 पहिए से वीआईपी यात्रियों को घुमाने पर एक्शन। मुख्य सचिव ने लिया मामले में संज्ञान। अनुमति देने वाले अधिकारियों पर एक्शन के आदेश। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज होगी बैठक में लोकसभा चुनाव में हुई हार को लेकर कांग्रेस करेगी समीक्षा। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जल्द हाईकमान को सौंपेंगे रिपोर्ट। सहस्त्रताल ट्रैक हादसे मामले में ट्रैकिंग एजेंसी पर मुकदमा। व्यावसायिक गतिविधियों पर भी पाबंदी। ठंड लगने से 9 ट्रैकरों की हुई थी मौत। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां केदारनाथ में 4 पहिया वाहन से वीआईपी यात्रियों को घुमाने पर अब एक्शन लिया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मामले का संज्ञान लिया। अनुमति देने वाले अधिकारी पर एक्शन के आदेश दिए गए हैं। कुछ दिनों पहले ही सेना के हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे थे 2 वाहन। वही सोशल मीडिया पर लगातार वाहन पहुंचने का जो वीडियो है वो भी वायरल हो रहा था। यात्रियों को घुमाने का वीडियो भी वायरल हो रहा था और इस पर अब कहीं ना कहीं एक्शन लिया गया है। आपको बता दें, केदारनाथ में 4 पहिया वाहन से वीआईपी यात्रियों को घुमाने पर यह बड़ा एक्शन की बात की जा रही है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मामले का संज्ञान लिया है और जिन भी अधिकारियों ने इस तरह से वाहनों में घुमाने की परमिशन दी है, आदेश दिए, अब उन पर एक्शन लिया जाएगा और उन पर एक्शन की बात भी की जा रही है। आपको बता दें, कुछ ही दिनों पहले सेना के हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे थे 2 वाहन और जिसके बाद वीआईपी जो गेस्ट हैं उन्हें इन वाहनों से घुमाया जा रहा था, जिस पर अब कहीं ना कहीं केदारनाथ प्रशासन ने एक्शन लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, केदारनाथ धाम में 4 पहिया वाहन से वीआईपी यात्रियों को घुमाया जा रहा था और अब जिस तरह से लगातार इस पर घुमाने पर एक्शन की बात भी की जा रही है और साथ ही साथ जिन अधिकारियों ने ये निर्देश दिए थे, आदेश दिए, परमिशन दी, उन पर भी अब एक्शन की बात की जा रही है। जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो वहां पर जो 2 थार गाड़ियां इस दौरान भिजवाई गई थी, जो कि 4 धाम यात्रा में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए ये व्यवस्था उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई थी। और ऐसे में अब जिस तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वीआईपी जो है उस गाड़ी में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, उस थार गाड़ी में जो है घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार ने इस पर तुरंत एक्शन लिया है और जो संबंधित अधिकारी है जिसने इनको अनुमति दी है इस गाड़ी में जाने की, तो उस पर भी जो है कार्यवाही के निर्देश मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दे दिए हैं। तो अब देखा जा सकता है कि जिस तरह से केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लगातार उनका आंकड़ा जो है इस दौरान बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में जो दिव्यांग और जो मरीज श्रद्धालु इस दौरान यात्रा में पहुंचे हैं उनके लिए इस व्यवस्था को जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया था। लेकिन जिस तरह से वीआईपी इस दौरान उस गाड़ी में घूमते हुए दिखाई दिए तो वो वीडियो यहाँ पर वायरल हुआ। उसके बाद जो कड़ी कार्यवाही के जो निर्देश हैं वो मुख्य सचिव द्वारा दिए गए हैं। तो अब देखा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा तुरंत जिस तरीके से ये एक्शन लिया गया है तो काफी महत्वपूर्ण जो है इसको माना जा रहा है और किसी भी आम आदमी को या श्रद्धालु को 4 धाम यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार के लगातार प्रयास यही रहे हैं और हर संभव जो मदद है वो इस दौरान सरकार द्वारा 4 धाम यात्रा में की जा रही है। और जिस तरह से यहाँ पर गाड़ियों की बात करें तो गाड़ी को लेकर के गाड़ी ये इसलिए यहाँ पर लगाई गई थी कि केदारनाथ धाम से जो है जहाँ पर दर्शन के लिए जो जाते हैं तो उसमें लगभग
1 से 1.5 किलोमीटर का जो दायरा है वो रहता है। इसमें जो दिव्यांग है और जो मरीज हैं वो इससे जो है उसको निजात मिल सके, उनको जो है राहत मिल सके इस गाड़ी के माध्यम से जो है अपने दर्शन करने की जगह पर। तो ऐसे में पूरे जो प्रयास हैं उत्तराखंड सरकार के यही रहे हैं कि हर तरह से जो है यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु है, चार धाम यात्रा में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनको कोई भी असुविधा ना हो, उनको जो है अच्छे से दर्शन कराए जा सके। जी बिल्कुल विनय, हम देखते हैं कि जिस तरह से चार धाम यात्रा होती है और कहीं ना कहीं जो वीआईपी मूवमेंट होता है, कहीं ना कहीं उसको लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं, चाहे वो वीआईपी दर्शन हो या इस तरह से जिस तरह से अब ये गाड़ियों का मामला निकल कर सामने आया कि जो यात्रियों की जगह पर वीआईपी लोग गाड़ियों में घूमते नजर आए। कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो आम यात्री हैं, जो दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं, उनके लिए काफी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं इस तरीके से। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वीआईपी दर्शन पर भी उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर रोक लगाई हुई है और ऐसे में वीआईपी का जाना वहाँ पर जो है काफी मायने भी रखता है, क्योंकि जिस तरह से जो गाड़ी वाला जो मामला अभी फिलहाल यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो इसमें जो वीआईपी हैं वो इस गाड़ी में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया है तो काफी बड़ी कार्रवाई जो है इसको भी माना जा रहा है। वहीं वीआईपी मूवमेंट की अगर बात करें तो जिस तरह से वीआईपी मूवमेंट यहाँ पर चार धाम यात्रा के दौरान होता है, उससे पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो तो लड़खड़ाती ही है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें तो जितना पुलिस बल जो लगा हुआ है उसमें से भी जो है पुलिस कर्मियों की जो ड्यूटी है वीआईपी ड्यूटी के दौरान जो है लगा दी जाती है। उससे जो आम यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, जो चार धाम यात्रा में पहुंच रहे हैं, उनको काफी दिक्कतें जो है इस दौरान आती हैं। तो इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार ने जिस तरह से वीआईपी दर्शन पर भी रोक इस दौरान लगाई है, तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियां जो है यहाँ पर सीएम धामी ने, उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा को लेकर शुरू से ही की थी और किसी को भी असुविधा इस दौरान यहाँ पर श्रद्धालुओं को ना हो, उसके लिए तमाम जो अधिकारी हैं, बड़े जो अधिकारी हैं, उनको भी जो है वहां पर भेजा गया। साथ ही साथ भोजन से लेकर स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इस दौरान की गई। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियां जो है उत्तराखंड सरकार की जिस तरह से चार धाम यात्रा को लेकर के चल रही है, और अब ये जो मामला यहाँ पर थार गाड़ी को लेकर के आया है, इस पर जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पर एक्शन लिया है, काफी महत्वपूर्ण जो है इस पे माना जा रहा है। जी विनय, इस पूरे मामले में क्या स्थानीय प्रशासन को दोषी माना जाए, क्योंकि बिना स्थानीय प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की परमिशन के इस तरह से जो वीआईपी है वो कहीं ना कहीं इन गाड़ियों का उपयोग तो नहीं कर सकते। क्या इससे स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत माना जाए जिस तरह से इन गाड़ियों का यूज किया गया और खासकर यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा? जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें स्थानीय जो यहाँ पर अधिकारी हैं, स्थानीय प्रशासन जो है उनकी देख रेख में ही जो है सारी चीजें होती हैं, और ऐसे में जो यहाँ पर लापरवाही अगर कोई बड़ी सामने आती है तो उससे जो है यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। तो ऐसे में अब जिस तरह से यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर तुरंत एक्शन लिया है, मुख्य सचिव ने जो है इस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए जो संबंधित अधिकारी है उस पर कार्यवाही करने के जो निर्देश यहाँ पर दिए हैं, तो काफी महत्वपूर्ण जो है इसको माना जा रहा है। और आगे के लिए कोई इस तरीके से जो है हरकत ना करे, इसके लिए भी जो है यहाँ पर ये कार्यवाही काफी कारगर साबित होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखना होगा सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है और किस तरह से जो इन अधिकारी हैं जो लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं इन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल विनय, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो केदारनाथ में 4 पहिया वाहन से वीआईपी यात्रियों को घुमाने पर अब बड़ा एक्शन भी लिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में आज आईएमए की पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें भारतीय सैन्य अकादमी की पीओपी से कुल 394 कैडेट पास आउट हुए और देश को 355 सैन्य अफसर मिल गए। मित्र देशों के भी 39 जेंटलमैन कैडेट आज सैन्य अफसर बन गए हैं। पीओपी की सलामी सेना की उत्तरी कमांड के जेसीओ लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार ने ली। वहीं पीओपी सेरेमनी में भारतीय सैन्य अकादमी के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन और डिप्टी कमांडेंट मेजर जनरल आलोक नरेश भी उपस्थित रहे। इसी के चलते आईएमए में आज 154वां नियमित और 137वां तकनीकी ग्रेजुएट कोर्स संपन्न हुआ।
सिल्ला कुश कल्याण सहस्त्रताल ट्रैक पर हुए हादसे के मामले में हिमालयन ट्रैकिंग कंपनी ब्यू एडवेंचर उत्तरकाशी के स्वामी के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत की गई है। वरिष्ठ उप निरीक्षक मनेरी ने अवगत कराया कि कुश कल्याण ट्रैक में हुई दुर्घटना के संबंध में प्रथम दृष्टया हिमालयन कंपनी ब्यू एडवेंचर उत्तरकाशी ने ट्रैकिंग संबंधी शर्तों को पूर्ण किए बिना अनुमति दी गई। ट्रैकिंग यूनिट और ट्रैक रूट के संबंध में पुलिस प्रशासन को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। वहीं ट्रैकिंग दल में 70 साल से अधिक उम्र के ट्रैकर्स भी शामिल थे। प्रभागी वन अधिकारी प्रकाश चंद्र आर्य एक्शन मोड में हैं। वन निगम से लाखों की लकड़ी चोरी के मामले को उजागर करने के बाद अब वन निगम पर 4,90,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि वन निगम तराई पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र में भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा था, जिससे सरकार को लाखों का राजस्व का नुकसान हो रहा था। की लॉट नंबर 85 और 91 चल रही थी। इस पे बार बार शिकायत आ रही थी कि यहाँ से लकड़ी की यूकलिप्टिस है, वहाँ से उसमें से चोरी हो रही है। तो उसके लिए हमारी टीम लगातार प्रयासरत थी कि किसी भी तरह से ये चोरी ना होने पाए। और इसी कड़ी में एक दिन जो है ये इनके वन निगम के लॉट से निकला हुआ माल जो है वहाँ पर पकड़ा गया और उस जो 112 गिल्टे पकड़े गए हैं उन गिल्टों को लेकर के हमने अपने कब्जे में लिया है और उसकी जाँच की जा रही है। तो जांच की रिपोर्ट लगभग फाइनल हो गई है और ये इसी बीच में ये भी पता चला था कि उनकी लॉट से लगी हुई लॉट में जो है अवैध पातन कुछ हुआ है। तो उस अवैध पातन को वन निगम की जिम्मेदारी मानते हुए उनके ऊपर पीडी भी लगा दी गई। 4,90,000 के आसपास की उसका वैल्यूएशन के हिसाब से पीडी लगाई गई। उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया गया है, वन विभाग के उच्च अधिकारियों को भी सूचित किया गया कि वन निगम का जो इस तरह की कार्यप्रणाली है इसमें बदलाव लाने की तुरंत आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद अब नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं उत्तराखंड बीजेपी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने में लगी है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इस मौके पर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पूरे देश के लिए और उत्तराखंड राज्य के लिए विशेष रूप से सौभाग्य की बात है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को आज एनडीए गठबंधन के द्वारा नेता चुना गया है और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसको लेकर के जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का उत्तराखंड के प्रति जो उनका स्नेह और आशीर्वाद लगातार रहा है और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य का चौमुखी विकास हुआ है, उसके लिए उत्तराखंड की जनता विशेष रूप से उनमें भारी उत्साह है और शपथ ग्रहण के समय बड़े जश्न के साथ उनके शपथ ग्रहण के दिन उत्तराखंड में भी लोग जश्न मनाने। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के मौके पर खाद्य विभाग लगातार लोगों में जन जागरूकता अभियान चला रहा है। वहीं डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि ज्यादातर बीमारियां भोजन से ही होती हैं। ऐसे में हमें ध्यान देना चाहिए कि खाने में आधे से ज्यादा मात्रा तरलता की हो। लोगों को ये ध्यान देना होगा कि मिलावट वाला खाना ना लें, जिससे कि बीमार होने की संभावना कम हो। ज़्यादा परेशानी आज खाने से ही है। अगर खाना सही नहीं होगा तो हम लोग शायद एक अच्छे जीवन की कामना नहीं कर पाएंगे। आपका जो प्लेट है उसका 50%, आधी प्लेट आपकी, उसमें सिर्फ आपकी जो तरकारी, सब्जियां और फ्रूट्स होने चाहिए। और उसके बाद जो आधी प्लेट, उसके बाद जो बचता है 1/4, वो होनी चाहिए केवल जो सीरियल्स, जो आप लोग चाहे वो व्हीट हो, ज्वार हो, इस तरह के सीरियल्स होने चाहिए, होल ग्रेन। खबर देहरादून से है, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के तुरंत बाद देहरादून स्थित गुनियाल गांव में सैन्य धाम निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को सैन्य धाम के अंतिम चरण के कार्यों को तेज गति और निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बता दें कि इस दौरान गणेश जोशी ने अधिकारियों को सैन्य धाम निर्माण से संबंधित आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश भी दिए।
प्रदेश के सीएम धामी दिल्ली में एनडीए सांसदों की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के अध्यक्षों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। एनडीए के घटक दलों के साथ संसद भवन में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनडीए के नेतागणों से मिलकर तीसरी बार सरकार बनने पर बधाई दी। बता दें कि नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। संसद भवन परिसर में एनडीए के सभी सांसदों की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता घोषित किया गया। बैठक में बीजेपी और सहयोगी दलों के सभी सांसद शामिल हुए। लोहाघाट में जल संस्थान दूषित पेयजल आपूर्ति नहीं कर पा रहा, जिसके कारण लोहाघाट की जनता का आक्रोशित नजर आई। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की और अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं अधिकारियों से शुद्ध पेयजल देने की मांग भी की। लोगों का कहना है कि हम हजारों रुपए बिल देते हैं, इसके बावजूद भी हमें दूषित पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी वजह से पीलिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां फैल रही हैं। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता बिलाल यूनिस ने कहा कि अब नियमित रूप से टैंकों की सफाई की जाएगी, दवाओं का छिड़काव किया जाएगा, साथ ही अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं लोगों ने समस्या का समाधान न होने पर नगर निकाय चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी भी दी। आज हम 40 साल से लोहाघाट में रह रहे हैं। पानी रोज के रोज, बारिश के दिनों में भी वही हालत, तीसरे दिन पानी मिल रहा है। मैं कह रही हूँ, अगर इस पानी का निराकरण नहीं होता जनता के लिए, तो इस बार नगर के चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। लोहाघाट नगर की पेयजल स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है और जो अभी पानी मिल रहा था, बड़ा गंदा पानी, बदबूदार पानी, और इस पानी से लोगों को चर्म रोग के साथ साथ पीलिया, टाइफाइड, अन्य रोगों से ग्रसित हो रहे हैं लोग। डॉक्टरों का भी कहना है कि जब तक पानी सही नहीं होता है, तब तक ये रोग बढ़ते रहेंगे। इसी को देखते हुए समस्त नगरवासियों का जन आक्रोश आज सड़कों में दिखाया गया और वहाँ से लेकर के एसडीएम कार्यालय तक जुलूस के रूप में और यहाँ ज्ञापन के माध्यम से सभी लोगों को एक ही सुर में एक ही मांग थी कि हमें साफ पानी दो। आश्वासन दिया है कि रूटीन हम सफाई करेंगे और साथ ही साथ जो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा थी, उसके तहत भी डीपीआर में कुछ 2 ऑब्जेक्शन लगे हुए थे, उनको सुधार करके तुरंत भेज दिया गया है। पहले ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। जो यहाँ पर जो मेन जो मुख्य प्रॉब्लम आई वो गंदे पानी की आई, तो उसके लिए हमने ये किया है कि हम एक संयुक्त टीम बनाएंगे स्वास्थ्य विभाग के साथ। उसके बाद रेगुलर सैंपलिंग करेंगे, पर डे बेसिस पे हम इसको मॉनिटरिंग करेंगे। कहीं पर भी हमें लगेगा कि वाटर की क्वालिटी जो है वो पोर्टेबल नहीं है मानक के अनुसार, तो हम तुरंत उसे सप्लाई को रोकते हुए उसका जो उपचार हम करेंगे। उसके अलावा जो हमारे जो टैंक है उनके रेगुलर सफाई करने का उसका रोस्टर जारी किया है हमने। जनता को हमारा साफ पानी पिलाया जाना हमारी प्राथमिकता है। विभाग को मेरे द्वारा कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जितने भी शहर और शहर के आसपास टैंक है, उनकी आप एक रोस्टर बेसिस पर आप सफाई करेंगे। साथ ही क्योंकि नगर की जो हमारी पेयजल की लाइनें हैं वो काफी पुरानी लाइनें हैं और वर्तमान में वास्तविकता यह है कि उसके पुनर्गठन की आवश्यकता है। हम इसको कोशिश करेंगे कि 2 या 3 फेजेस में हम ये शहर की जो हमारा पाइपलाइन है इसका पुनर्गठन किया जाए। जो सोलर हैंडपंप है उनकी संख्याएं बढ़ाई जाए। कहीं पर अगर टैंक बन सकता है और कुछ गधेरे हमारे, तो कहीं अगर हमें इस बात का रहता है कि वहाँ पे हमें पानी मिल सकता है, तो आज हमारी टीम भ्रमण करेगी कि वहाँ हमारा अगर पानी है तो हम उसको टेप लें, उस पानी को आपूर्ति हो सके। संत समाज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व की प्रशंसा की। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद हरिद्वार के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी महाराज ने उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा की प्रचंड विजय के लिए सीएम धामी को शुभकामनाएं दी। सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को शुभकामना। 800 वर्ष के बाद एक ऐसे सनातन धर्मावलंबी की दिल्ली में राजपुरुषी हुई थी 2014 में, और उसका एक प्रयास उन्होंने किया। मैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना बधाई देता हूँ। भगवान शिव का आशीर्वाद में हमेशा बना रहे, वो स्वस्थ रहे। तो वर्तमान 18वीं लोकसभा में इस प्रकार से उन्हें एक बार भारत की जनता ने उनको चुन करके भेजा है। खास करके हमारे छोटे से देवभूमि राज्य उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ऐसा प्रयास, तो 5 की 5 लोकसभा सीट माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए लेकर के दिल्ली गए हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना।
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी अभी भी लोकसभा चुनाव में हार से उबर नहीं पाए हैं। अब वह बाजार के निवेशकों को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत का इक्विटी बाजार दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं के मार्केट कैप में प्रवेश कर चुका है। गांधी जी से कहना चाहता हूं कि जो शेयर मार्केट है, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, ये देश के अंदर जब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है व्यक्ति, तो वो किसी के कहने पर नहीं करता है। उसको लगता है कि मुझे कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है। तो मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बयानबाजियों से बचें। देश विकास के पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। तीसरी बार देश में सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश के 140 करोड़ देशवासियों ने एनडीए की सरकार बनाने में अपना सहयोग दिया है, योगदान दिया है। मानसून से पहले गौला नदी के भूकटाव क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बरसात के समय होने वाले जल भराव की समस्या को लेकर उपजिलाधिकारी परितोष वर्मा ने तहसीलदार मनीषा बिष्ट और विभागीय अधिकारियों के साथ गौला नदी का निरीक्षण किया, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए बारिश से पहले गौला नदी के भूकटाव प्रभावित क्षेत्रों को चैनलाइज करने के वन क्षेत्राधिकारी चंदन सिंह अधिकारी को निर्देश दिए। इसके साथ ही नगर पंचायत लालकुआ के शहरी क्षेत्र में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नालों की साफ सफाई के अधिशासी अधिकारी राहुल सिंह को निर्देश दिए गए। साथ ही आसपास कॉलोनियों में भी नियमित रूप से साफ सफाई के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। गौला और जो यहाँ पे अन्य नदी नाले हैं, इससे काफी नुकसान भी होता है, जल भराव की समस्या भी होती है और गौला के तीव्र प्रभाव में कई क्षेत्र का हिस्सा भूमि कटाव की जद में भी आता है। इसी के दृष्टिगत आज बिंदु खत्ता क्षेत्र के अलावा नगर क्षेत्र में भी कुछ नाले इत्यादि देखे गए हैं और इनकी सफाई नगर निगम द्वारा की भी जा रही है। और जो नगर क्षेत्र के हैं उसमें नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि उसकी निरंतर सफाई करते रहें और बरसात में किसी भी तरह जल भराव की समस्या इस नगर पंचायत क्षेत्र में ना हो, इसके लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही जो गौला से कटाव वाला क्षेत्र है बिंदु खत्ता का, इसके संबंध में वन विभाग को पूर्व में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इसमें चैनलाइजेशन वर्क के लिए आकलन प्रस्तुत करें। कटीमा के पुरानी तहसील कैंपस में जीर्ण शीर्ण पड़ी इमारतों को तहसील प्रशासन साफ करने में जुटा हुआ है। वहीं पुरानी तहसील कैंपस में तहसील प्रशासन का एक मामला सामने आया, जिसमें तहसील प्रशासन ने एक बिल्डिंग को बिना टेंडर के ही गिरा दिया। गौरतलब है कि जब राजस्व विभाग कोई पुरानी बिल्डिंग गिराता है तो उससे पहले टेंडर प्रक्रिया होती है। वहीं उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट का कहना है कि आचार संहिता के कारण इसका टेंडर नहीं हुआ। वहीं इसका मलबा उठाने के लिए टेंडर किया जाएगा, लेकिन जो बिल्डिंग धराशायी की गई थी उसका मलबा हट चुका है। देखने वाली बात है कि प्रशासन अब किस चीज का टेंडर करेगा। वहाँ से हमारा रास्ता जा रहा है, जितने भी पुराने भवन है चाहे नए भी हों, सब डेमोलिशन की कार्रवाई होगी। टेंडर की किसी को दिया नहीं है, हमने सिर्फ डेमोलिश किया है, उसको डेमोलिश करना है और जब उसकी बिक्री कर देंगे तब नीलामी की जाएगी, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी तो नीलामी नहीं हो सकती। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।